हेलो दोस्तों, आप सभी अपने सामने देख रहे हैं कुछ बॉक्सों में शब्द लिखे हुए हैं जैसे छत्तीसगढ़ी, जयपुरी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, मगही, हरियाणवी, कुमाऊनी, मैथिली। मतलब ये सभी आप लोग देख रहे हैं कि कुछ शब्द हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये कोई भाषा है या फिर किसी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं या फिर उनके भी अंतर्गत आने वाली बोलियां। जी हाँ, आप सही अंदाजा लगा रहे हैं कि ये सभी की सभी उपभाषाएं एवं बोलियां हैं जो हिंदी भाषा के अंतर्गत बोली जाती है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियों का अध्ययन करेंगे। मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी शिक्षु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला बिंदु है हिंदी भाषा का परिचय हम जानेंगे। उसके बाद हिंदी भाषा की उपभाषाएं कौन कौन सी है, राजस्थानी उपभाषा व उसकी बोलियां कौन सी हैं, पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है और हिंदी भाषा का रूपांतरण। हम ये तो पूरी तरह जान लेंगे कि हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं, परंतु यदि सभी उपभाषाओं को एक ही वीडियो में रखा जाता तो बहुत ही बड़ी वीडियो बन जाती। इसलिए उन उपभाषाओं में से सिर्फ 2 उपभाषाओं पर इस वीडियो को बनाया गया है। दूसरा पार्ट बाकी की 3 उपभाषाओं पर आएगा। इसमें आपको राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी की पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए इस वीडियो का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम हिंदी भाषा का परिचय जानते हैं। हिंदी पश्चिम में अंबाला हरियाणा से लेकर पूर्व में पूर्णिया बिहार तक, उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। इसे हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 9 राज्य, तात्पर्य हिंदी 9 राज्य कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। मतलब 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 10 जगह ऐसी हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जहां पर हिंदी बोली और समझी जाती है। यह भारत की कुल जनसंख्या के 44% के लोग हिंदी को बोलते और समझते हैं। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि हिंदी हमारे देश में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह एक मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो पूरे 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप देख रहे हैं ये पूरा जो बॉक्स बना है ये वो है जिसमें हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। इसके बाद हम जानते हैं हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं और बोलियां कितनी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट रहेगा, आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैं इसमें उन 2 बोलियों को भी बताऊंगा जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अब हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत 18 बोलियां नहीं है, अब 16 बोलियां हैं। वो 16 बोलियां कौन सी है और कौन सी 2 बोलियां अब हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं रही हैं, वह सब इस वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा। सबसे पहले आती है राजस्थानी, जिसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। उसके बाद पश्चिमी हिंदी, जिसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। पहली खड़ी बोली, दूसरी ब्रिज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। तीसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी, जिसके अंतर्गत 3 बोलियां होती हैं। पहली अवधी, दूसरी बघेली और तीसरी छत्तीसगढ़ी। चौथी उपभाषा है बिहारी, बिहारी के अंतर्गत मगही और भोजपुरी 2 बोलियां आती हैं। और 5वीं है पहाड़ी, इसके अंतर्गत भी 2 बोलियां हैं, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 4, 5, 9 और 3, 12 और 2, 14 और 2, 16, टोटल वर्तमान में 16 बोलियां ही हैं जो हिंदी की 5 उपभाषाओं और हिंदी भाषा के अंतर्गत बोली जाती है।
अब मैं आपकी उन दो बोलियों का यहीं पर वर्णन कर देता हूं जो अब हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं है। उसमें एक हटी है यहाँ से। पहले बिहारी की 3 बोलियां आती थी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। और जो 18वीं है वो यहाँ पर 3 होती थी, पश्चिमी, मध्यवर्ती और पूर्वी पहाड़ी। और वो पूर्वी पहाड़ी में कौन सी बोली आती थी? वह थी नेपाली। मैं आपको बता दूं कि नेपाली बोली को 1992 में नेपाली बोली को 1992 में अधिवेशन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ लिया गया था। पहले जब 14 सितंबर 1949 को अधिवेशन हुआ और उसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, तब उसमें सिर्फ 14 भाषाएं हिंदी हिंदी के साथ साथ 14 भाषाएं संविधान में थी। परंतु जब 1992 में संशोधन हुआ तो 4 भाषाओं को और जोड़ा गया, टोटल भाषाएं 18 हो गई। और 18 भाषाओं में 2003 में अधिवेशन के तहत मैथिली के साथ साथ 3 और भाषाएं जोड़ी गई और यहाँ पर 4 भाषाएं जोड़ी गई। टोटल इस समय टोटल संविधान में 22 भाषाएं हैं। उन 22 में 2 हिंदी की बोलियों को भी भाषा में सम्मिलित कर लिया गया, जिसमें एक आती है नेपाली और दूसरी मैथिली। इन दोनों बोलियों को भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में ले लिया गया है। इसी प्रकार अब हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां ना होकर 16 बोलियां रह गई हैं। आइए आगे हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आती है राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत अभी अभी हमने बताया कि 4 बोलियां आती हैं। सबसे पहली है मारवाड़ी, जिसको पश्चिमी राजस्थानी भी कहा जाता है। दूसरी जयपुरी या हाड़ौती, जिसको पूर्वी राजस्थानी कहा जाता है। तीसरी है मेवाती, जिसको उत्तरी राजस्थानी, और चौथी है मालवी, जिसको दक्षिणी राजस्थानी। आखिर ये पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, उत्तरी ये राजस्थानी क्यों कहा गया? क्वेश्चन पूछा गया है भैया लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रवक्ता की परीक्षा में कि मारवाड़ी राजस्थान की कौन सी भाषा है। ऑप्शन में दिशाएं थी तो पश्चिमी राजस्थानी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये राजस्थान का मैप है, जो हिंदी जो भाषाओं उनकी बोलियों का मैप है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये मारवाड़ी भाषा का है। ये आप देख रहे हैं मारवाड़ी भाषा। उसके बाद ये यहाँ पर आप मालवी को देखेंगे, यहाँ पर आपको गुराड़ी और उसके साथ साथ ये मेवाती का क्षेत्र दिखेगा और ये हाड़ौती का क्षेत्र है। हाड़ौती जो पूर्वी। तो आप अगर दिशाओं का अध्ययन कर रहे होंगे तो इस प्रकार से ये आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। अब पश्चिम में आपकी क्या आई? मारवाड़ी। दक्षिण में क्या आई? मालवी। पूरब में हाड़ौती और उत्तर में मेवाती। इस दिशाओं के अनुसार ही राजस्थान की इन बोलियों को बांटा गया है। आप इसको महत्वपूर्ण समझते हुए इनको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आते हैं पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत, जिसमें 5 बोलियां आती हैं। आइए इसका अध्ययन करते हैं। जो सबसे पहली बोली आती है वह है खड़ी बोली। इससे पहले वीडियो में आपने जाना था कि आधुनिक भाषा के अंतर्गत हिंदी में खड़ी बोली ने ब्रिज और अवधि का पूर्णतः स्थान ले लिया। इसमें बहुत ज्यादा साहित्य रचा जाने लगा। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उन पर आते हैं। सबसे पहले इस बोली को हिंदुस्तानी, सरहिंदी, बोलचाल की हिंदुस्तानी, खड़ी बोली आदि कई नाम दिए गए। कौरवी जो ये बोली है वह कहाँ बोली जाती है? महत्वपूर्ण स्थान रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अंबाला पूर्वी भाग तथा पटियाला के पूर्वी भाग में बोली जाती है। ये वो महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर खड़ी बोली बोली जाती है। इसकी विशेषताएं हैं। पहली है पश्चिमी हिंदी में उच्चारणगत खड़ापन है, अर्थात तान में थोड़ा आरोह होता है। इसकी प्रधान विशेषताएं हैं। पहले, इसमें कई शब्दों के आदि अक्षर में स्वरलोप होता है, जैसे गूंठा। अंगूठे को गूंठा बोलते हैं, सिर्फ गूंठा। गूंठा दिखा भाई, कह सकते हैं अपना अंगूठा लगा दो। अंगूठा नहीं कहेंगे, अपना गूंठा लगा दो। आषाढ़,
आषाढ़ का जो महीना आता है बस कहते हैं साढ़ आ गया, आषाढ़ के महीने को सिर्फ साढ़ बोल दिया जाता है। तो जो पहले वर्ण है इनका क्या हो गया, यहाँ पर स्वर लोप हो गया। इकट्ठा करना, एकत्रित करने को कह दिया, इकट्ठा कर भाई फटाफट, सामान को इकट्ठा करो, इकट्ठा ना बोल के इकट्ठा कर दो। उठाना, यहां से इसको उठा भाई, या इसको उठा ले यहां से। इस प्रकार के शब्दों से हम यहाँ पर प्रथम वर्ण का स्वर लोप यहाँ पर खड़ी बोली में देखने को मिलता है। दूसरा, औ का ओ सुनाई देता है, औ का ओ सुनाई देता है, कैसे? जैसे होर, और को होर भाई क्या हाल है, तो और भाई क्या हाल ना बोल के होर भाई क्या हाल है। नो को नो बोलते हैं, औरत को औरत बोलते हैं। तो इस प्रकार औ को ओ के ध्वनि से परिवर्तन करते हैं खड़ी बोली में। कोरवी में मूर्धन्य ध्वनियों की अधिकता है। मूर्धन्य ध्वनि अण, देना का देना, लेना का लेना, कहानी का कहानी सुना दे भाई, चालन चालन। मतलब इस तरह के शब्दों का जो मूर्धन्य ध्वनि अण है, न की जगह दंत की ध्वनि, दंत से मूर्धन्य में हम ज्यादा प्रयोग करते हैं। उसके बाद महाप्राण के बदले अल्पप्राण का प्रयोग, जैसे सुराई, सुराही को सुराई बोलते हैं, बोझ को बोझ बोलते हैं, जीभ को जीभ बोलते हैं, पौधा को पौधा बोलते हैं, और मैं भी का मैं भी, गुच्चा, गुच्छा को गुच्चा। इस प्रकार हम खड़ी बोली के शब्दों से पहचान सकते हैं, उनकी भाषा से पहचान सकते हैं आखिर ये किस भाषा के हैं। इसमें संख्यावाचक विशेषणों का उच्चारण कुछ भिन्न भिन्न है, जैसे 11 का 11, 12 का 12, 46 का 46, 59 59, 85 का 85, 88 का 88। तो ये हमारी संख्यावाचक विशेषण है जहां पर हम बोलने में भिन्नता ला देते हैं। ये सभी पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली की विशेषताएं थी जो आपने अभी जानी है। इसके बाद ये वो मैप है जिसके अंतर्गत ये जो हिंदुस्तानी आप देख रहे हैं ये वो क्षेत्र है जहां पर खड़ी बोली बोली जाती है। ये हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये सभी अभी आपको आगे वीडियो में बताई जाएंगी। आप लगातार वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, आपको इसकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बोली है वह है ब्रिज। अब ब्रिज बोली ना होकर भाषा क्यों बनी? क्योंकि हमने जाना कि भक्ति काल में ब्रिज और अवधि दोनों पर इतनी महत्वपूर्ण साहित्य रचना हो रही थी कि एकमात्र बोली ना रहकर भाषा का रूप इनको भाषा बोला जाने लगा। अब ब्रिज होता क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रिज का अर्थ है गोस्थली, मतलब गाय के रहने का स्थान, वह क्षेत्र जहां गाय रहती है। रूढ़ अर्थ में मथुरा तथा उसके आसपास 84 कोस तक के मंडल को ब्रज मंडल कहते हैं। मथुरा, आगरा, अलीगढ़ जिलों में ब्रज भाषा का शुद्ध रूप मिलता है। इसकी जो विशेषताएं हैं, ब्रज भाषा में ए को ओ अतिरिक्त ध्वनियां हैं। शब्दों के अंत में ई तथा ऊ होते हैं, जैसे बहुरी, करी, किमी, बाघु, मनु, कालू आदि। व्यंजन अल्प प्राण में प्रयोग, जैसे 12, 12 का 12, खड़ी बोली में क्या बोल रहे थे 12, यहाँ पे 12। भूखा, भूखा को भूखा, हाथ को हाथ, हाथ थ नहीं त, हाथ आदि। इसी प्रकार ल और ड़ के स्थान पर र में प्रयोग, जैसे पड़ा का परियो, झगड़ा का झगरो, पीला का पीरो, दुबला का दुबरो, ल के जगह र का प्रयोग। बहुत से शब्दों के व्यंजन संयोग हैं, परंतु प्रायः संयोग को स्वर भक्ति से जोड़ देते हैं। वो कैसे? जैसे ब्रज का बिरज, शब्द किसका? शब्द का, वक्त का बखत। इस प्रकार आपको ब्रज भाषा में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पूरा क्षेत्र जो है, जो आपका मथुरा, आगरा, वृंदावन, ये पूरा क्षेत्र जो हमारा ब्रजभाषी क्षेत्र है। इसके बाद हम जो तृतीय पश्चिमी उपभाषा की तृतीय बोली होती है वह है बुंदेलखंडी। बुंदेलखंडी बुंदेला राजपूतों का प्रदेश होने के कारण जिस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा उसकी बोली को बुंदेलखंडी या बुंदेली कहते हैं। यह बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर और बांदा के पश्चिमी भाग में तथा मध्य प्रदेश के ओरछा, पन्ना, दतिया, जरखारी,
सागर, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट के अतिरिक्त ग्वालियर के पूर्वी भाग और भोपाल में बोली जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बोली है। बहुत सारे जिलों में यह दो राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के कई जिलों में बोली जाती है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह है उच्चारण की दृष्टि से ब्रजभाषा और बुंदेली में बहुत कम अंतर है। महाप्राण व्यंजनों के अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति ब्रजभाषा से अधिक है। कैसे? दही को दई कहा जाता है, कंधा को कंदा, सुधो को सुधो, कही का कई, लाभ का लाभ तो ब्रजभाषा से कहीं कहीं मिलती जुलती है। संज्ञा के दो रूप मिलते हैं, जैसे घोड़ो घुड़वा, बेटी बिटिया, मालिन मलिनिया, बैल बैलवा, ठाकुरान ठकुराइन, मतलब एक ही संज्ञा के दो रूप देखने को मिल रहे हैं हमें। किसमें? बुंदेली बोली के अंतर्गत। इसमें शब्द के बीच में र का लोप हो जाता है, जैसा हमें भी ब्रजभाषा में भी मिला, जैसे सारे साए, तुम्हारा तुमाओ, गारी गाई, भारी भाई। सर्वनामों में कई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता। मैं की अपेक्षा हम का प्रयोग अधिक होता है बुंदेलखंड में। इसमें संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे 11 का 11, 14 का 14, 16 का 16, पांचमो छठमो। इस प्रकार बुंदेली भाषा को हम पहचान सकते हैं उसके क्षेत्र के द्वारा, हम उनकी बोली के द्वारा इसको जान सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो क्षेत्र हमारे वृंदावन के इधर साइड में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले यहाँ पर ले लिए गए हैं। ये जो पार्टीशन आप देख रहे हैं ये राज्यों का है। ऊपर ये यहाँ पर यूपी आ जाता है और ये मध्य प्रदेश आ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी वो जिले बताए गए हैं जो मैं अभी इससे पहले जिनका आपके सामने जिसको पढ़ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो चौथी बोली आती है वह है हरियाणवी, जिसको बांगरू भी कहा जाता है। यह बोली हरियाणा, पटियाला, पंजाब के दक्षिणी भाग और दिल्ली के आसपास के गांवों में बोली जाती है। साहित्यिक दृष्टि से इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत हरियाणवी की ध्वनियां वही हैं जो कोरवी की हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं कि हरियाणवी की ध्वनियां वही हैं जो कोरवी की हैं, जो खड़ी बोली की। दोनों का क्षेत्र आसपास है। जिस प्रकार अभी हमें ब्रजभाषा और बुंदेली का मिला, उसी प्रकार हरियाणा और खड़ी बोली का है। संज्ञा के रूपों में त्रिक, बहुवचन अकारांत होता है, जैसे घरा से, छोरिया ने आदि। इसमें न के स्थान पर अण मतलब दंत के स्थान पर मूर्धन्य का प्रयोग अधिक मिलता है, जैसे कौन जावे से, कौन जाता है के बदले क्या बोलते हैं? कौन जावे से। इसमें सहायक क्रिया हूं है के स्थान पर सू से का प्रयोग होता है, जैसे करता है, करता से, मिलते हैं, मिलते से। पंजाबी में त के स्थान पर द का प्रयोग मिलता है, जैसे करता से, करदा से, मिलते से, मिलदे से। तो ये प्रयोग हमें जो मिल रहे हैं ये हरियाणवी बोली के मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है, जो पूरा हरियाणा राज्य है उसके आसपास का जो क्षेत्र है ये पूरा हरियाणवी बोली बोलता है। इसके बाद जो पांचवा भाग हुआ पश्चिमी हिंदी का वह होता है कन्नौजी। कन्नौजी कान्निकुब्ज या कन्नौज किसी युग में एक जनपद का नाम था। इसका पुराना नाम पांचाल था। कन्नौज ही इस बोली का केंद्र है। पूर्व में कानपुर तक, दक्षिण में यमुना नदी तक और उत्तर भाग में हारदोई, शाहजहांपुर और पीलीभीत तक इसका क्षेत्र माना गया है। किसका? कन्नौजी उपबोली का। आप ये देख रहे हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र जो पीले कलर से आपको दिखाया गया है ये पूरा वह भाग है जो कन्नौजी बोली बोलता है। ये वो पूरे 9 के 9 क्षेत्र बताए गए हैं। इसके उपरांत हिंदी भाषा का रूपांतरण कैसे हुआ, मतलब अब हम जानेंगे कि अलग अलग बोलियों में कैसे पहचाना जा सकता है। हमने यहाँ पर एक वाक्य लिया है जो हिंदी में लिखा हुआ है, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। इसको खड़ी बोली में कैसे बोलेंगे? खड़ी बोली में कोई अंतर नहीं है। हिंदी किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, ये सेम है हिंदी और खड़ी बोली में जो शब्द मिला। परंतु अब अंतर कैसे मिलेगा? बांगरू या हरियाणवी में इसको कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पर कहते हैं एक मानस के 2 छोरे थे। तो यहाँ पर मनुष्य का मानस हो गया और पुत्र का छोरे। उसके बाद ब्रजभाषा में इस वाक्य को कैसे लिखेंगे? एक जने के
दो चौराहे। ब्रजभाषा में बना एक जने के दो चौराहे, और बुंदेली में कहेंगे एक जने के दो हते, और कन्नौजी एक जने के दो लड़िका हते। इस प्रकार हमने देखा कि एक हिंदी वाक्य को अलग अलग बोलियों में किस प्रकार परिवर्तन पाया जाता है। यह सब परिवर्तन हिंदी भाषा के अंतर्गत ही आता है। ये सारी बोलियां हिंदी की ही बोलियां हैं। तो अभी हमने आज की इस वीडियो में जाना कि हिंदी की जो उपभाषाएं हैं 5, उनमें से हम 2 का अध्ययन इसमें कर चुके हैं, और ये जो 3 बोलियां रह गई हैं, जो हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियों की दूसरी वीडियो आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत की जाएगी। उसमें इन 3 उपभाषाओं बोलियों का संक्षिप्त विवरण देते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया गया है। आप सभी अब से यही अपेक्षा है कि आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट कर लें, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करना ना, और ना ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। जो भी अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वह सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को जिन विद्यार्थियों को आवश्यकता है, जिन परीक्षार्थियों को आवश्यकता है, उन तक इन वीडियो को शेयर करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।